नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, अनअकैडमी रेस आईआईटी जेई, ये आईआईटी जेई कैटेगरी में होना है रैंक एक्सेलरेटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दोस्तों इसमें क्लास 10th के बच्चे भाग ले सकते हैं, क्लास 11th के बच्चे भाग ले सकते हैं। क्लास 10th के लिए ये एग्ज़ाम दोपहर 12 से 3 होनी है 10 जनवरी को, और क्लास 11th के लिए एग्ज़ाम 10 जनवरी को ही होगी, लेकिन वो 3 बजे से 6 बजे तक होगी। ठीक है, इसमें आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है रिवार्ड्स जो है क्लास 10th के बच्चों को देना है, जिसमें 5 बच्चों को 2 साल का आईआईटी जेई का प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो क्लास 10th के सभी बच्चे तैयार हो जाए, इसमें ज़रूर भाग लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट में क्लास 10th के बच्चों के लिए सिलेबस क्या है। तो यहाँ केमिस्ट्री का जो सिलेबस दे के रखा है, पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट दे के रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैथमेटिक्स में जो है ट्रिग्नोमेट्री है, हाइट एंड डिस्टेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, पोलिनोमियल है और अलजेब्रा है। और यहाँ पर बाकी के सारे टॉपिक्स देके रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए सिलेबस है। यहाँ क्लास 11th के जो बच्चे भाग लेंगे उसमें भी टॉप 5 रैंकर्स को 1 ईयर का आईआईटी जेई का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और उनके लिए जो है सिलेबस पूरा का पूरा उनका 11th का पूरा सिलेबस होना है। ठीक है, और ये दोनों एग्ज़ाम 10 जनवरी को होने वाली है। दोस्तों ये पूरी एडुकेटर्स की टीम है जो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसमें अमित गुप्ता सर हैं, विशाल जोशी सर हैं, अमरनाथ सर है, सुरेंद्र सर है और अखिलेश सर हैं। यहाँ आप जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको लिंक दे के रखी है, आप उस लिंक के माध्यम से आप इस पेज पर पहुँचेंगे। अगर आप एनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको अगला पेज ओपन होगा, जिसमें आपको यहाँ पर एक प्रोमो कोड डालना होगा। प्रोमो कोड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आपका प्रोमो कोड होगा पवन वाघ। अगर आप यहाँ प्रोमो कोड डालते हैं पवन वाघ, तो इस एग्ज़ाम में आप फ्री में भाग ले सकते हैं। तो जल्दी से अपना एनरोलमेंट कीजिए और जीतिए फ्री सब्सक्रिप्शन। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। आई एम अंकिता, और आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट वाले क्लास को। ये जो क्लास है ये है सॉल्यूशन का क्लास, और जो कि लास्ट क्लास है, इसमें हम लोग रिमेनिंग वाले जितने भी आपके 4 या 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को इस चैप्टर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेज नंबर का नॉर्मल स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नंबर 2.11। 2.10 मैंने प्रीवियस वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था, उसके साथ साथ कुछ डेरिवेशंस भी बताए थे। अगर आपने मेरा वो वाला क्लास नहीं किया है इसके पहले वाला, तो एक बार उसको देखो। उस न्यूमेरिकल को देखने के बाद ही इसको कंटिन्यू करो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कैसे एक लिंकेज फॉर्म है। एक न्यूमेरिकल में जो डेटा आपने यूज़ किया है, जो भी फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, वो कहीं ना कहीं सेकेंड न्यूमेरिकल में भी रिपीट होने वाला है। सिर्फ हो सकता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट इधर उधर होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2.11। प्रॉब्लम 2.11, हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, गिवन डेटा और टू फाइंड के फॉर्म में। तो बस मैं यहाँ पे लिखूंगी गिवन डेटा, और नीचे में मैं आपका लिखूंगी टू फाइंड। चलिए पढ़ते क्वेश्चन को। क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ी, जो भी डेटा मिला ना तुरंत यहाँ लिख देने का। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद याद ही नहीं रहता कि फर्स्ट लाइन में क्या था, सेकेंड लाइन में क्या था, इसीलिए डायरेक्ट लिखते चलने का। ठीक है, देखो प्रॉब्लम कह रहा है 0.01 मोलर एक्वस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन। 0.01 मोलर, तो सोचो यहाँ पे स्मॉल एम दिया है, और प्रीवियस वाले क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि छोटा एम मतलब क्या होता है, मोलैलिटी। तो यहाँ पे आपको मोलैलिटी दिया है 0.01 मोलर। एग्जामिनर कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी ये है। आप देख सकते हो, आपको आना चाहिए पहचानते मोलैलिटी को। कैसे पहचानोगे, अगर छोटा एम दिख जाए तो समझ जाना वो है आपकी मोलैलिटी। उसके बाद आपको बोला गया है एक्वस फॉर्मिक एसिड। एक्वस फॉर्मिक एसिड, आपको फॉर्मिक एसिड दिया गया है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आपको दिया गया फ्रीजेस एट। फ्रीजेस एट, इसका मतलब वो टेम्परेचर जो है वो क्या है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। आपको डेल्टा टीएफ दे रखा है, टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है। कितना वैल्यू दे रखा है आपको उसने, 0.021 डिग्री सेल्सियस, माइनस 0.021 डिग्री सेल्सियस। फिर वो आपको बोल रहा है के एफ का भी वैल्यू उसने आपको दे रखा है। ठीक है, के एफ का वैल्यू आपको दे रखा है उसने 1.86 केल्विन केजी पर मोल। 1.86 केल्विन केजी अपॉन मोल। और क्या क्या दे रखा है, लेट्स सी। बस इतना सारा डेटा उसने आपको दिया है, और निकालनी सिर्फ एक ही चीज़ है जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस आपको क्वेश्चन में एक ही चीज़ निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा। ठीक है, चलो देखते हैं। काम की चीज़ आपकी ये है कि ये टेम्परेचर आपको फ्रीजिंग पॉइंट का नेगेटिव दिया है ना। टेम्परेचर कैसा दिया है, नेगेटिव। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को फ्रीज़र में रखते हो तो वो लिक्विड में होता है। सपोज ले लो पानी, पानी को फ्रीज में रखा तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ बन जाएगा। मतलब वाटर का कन्वर्शन आपका आइस में होता है। किस टेम्परेचर पे, फ्रीजिंग वाले टेम्परेचर पे। मतलब सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको TF निकालने का है ना, तो इस TF को आप कैसे लिखोगे। हमेशा इसका मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का जो कन्वर्शन होता है किसमें, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हम लोग बोल सकते हैं आइस में। आइस में कन्वर्शन कब होता है, इस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 0.021 डिग्री सेल्सियस। तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.021 डिग्री सेल्सियस। डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल में प्लस टेम्परेचर दिखता है, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जब क्वेश्चन में माइनस दिया है तो डायरेक्टली प्लस क्यों दिया है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसने यहाँ पे माइनस किया है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, वो फार्मूला यूज़ कर लेते और डायरेक्ट वो नेगेटिव टेम्परेचर ही लेके सॉल्व करते और फाइनल वाला वैल्यू भी नेगेटिव निकाल लेते। एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टूडेंट्स। तो पता होना चाहिए कि टेम्परेचर कैसा लेने का है, प्लस ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, प्लस इसके वजह से हुआ वो। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे एक और चीज़ क्या ऑब्जर्व की, आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि जब आप फॉर्मिक एसिड लेते हो ना, ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में ये चीज़ तो दी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं दी उन्होंने, डायरेक्टली दे दिया। तो आपको पता तो होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड को जब आप तोड़ते हो ना, फॉर्मिक एसिड, तो इससे आपके 2 आयन प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है HCOO माइनस और एक होता है आपका H प्लस। ये है एसिड। एसिड क्या देते हैं, H प्लस देते हैं, एसिड ने दे दिया H प्लस। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले कितने मोल्स थे, 1 मोल। ठीक है, ये हुआ आपका 1 मोल, ये हुआ आपका 1 मोल। ठीक है, तो आपने यहाँ क्या देखा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। एन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। मतलब टूटने के बाद टोटल मोल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। जब ये चीज़ टूटती है तो इससे कितने मोल प्रोड्यूस हुए, 2 मोल्स, 1 मोल और 2 मोल। तो एन का मतलब होता है आपका, याद करो x प्लस वाई, हम लोगों ने दिया था ना x प्लस वाई, बस वही वाली चीज़ है ये, x इंटू दिस और y इंटू दिस। याद करो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में डेरिवेशन किया था ना, बिल्कुल उसी टाइप का है। तो हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए था। देखो n का वैल्यू कितना है आफ्टर डिसोसिएशन, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। डायरेक्टली बुक में उसने 2 ले लिया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि ये 2 आया कहाँ से, डायरेक्ट देखे रखा है, पता नहीं क्यों ऐसा स्टेप वाइज किया ही नहीं उसमें। तो n का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितने मोल्स प्रोड्यूस हुआ, 1 प्लस 1, 2 मोल हो गए। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई, फिर TF कभी भी नेगेटिव मत लेना, हमेशा पॉजिटिव। डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं टपकता है, वो हम लोग करते हैं उसको सॉल्व। ठीक है, चलिए अब यूज़ करते हैं अपने फॉर्मूले को। यहाँ पे आपको निकालने के लिए कहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। देखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्टली नहीं आया है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लाया था, डिराइव किया था। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो आपको कैलकुलेट करना है, ये आपके पास ये n का वैल्यू है 1 तो आपको पता है, लेकिन आपको I नहीं पता। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको यहाँ पे I निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप ये निकाल सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं I के वैल्यू को, जो कि रहेगा आपका सेकेंड वाला पार्ट। ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। एक ही न्यूमेरिकल में देखो कितने सारे पार्ट है। अब हम लोग निकालेंगे आपका सेकेंड पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फॉर्मूला है आपका डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, और स्टार्टिंग में हम लोग क्या लगाते हैं, I। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। तो अगर मुझे I का वैल्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M।
कुछ भी नहीं करना है, इस टर्म को मैं नीचे लेके चलेगी, इस टर्म को नीचे, तो ये इधर आ गया, है ना। डेल्टा टी एफ का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 0.021, गलती से भी माइनस मत लिखना। के एफ का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.86। मोलालिटी कितनी दे रखी है, 0.01। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आई का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। आप लोग क्रॉस चेक करके देखो कितना वैल्यू आता है। यहाँ पे आपका आई का वैल्यू आता है 1.13, ठीक है। तो अब आपका आई भी निकल गया। अब तीसरी स्टेप में आपको क्या निकालने का है, तीसरी स्टेप में आपको निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा, मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इक्वल्स टू आई -1/n-1। ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये हम लोगों ने डिराइव किया था। अब देखो ध्यान से, क्या आपके पास आई का वैल्यू है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं वो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करते, वो सोचते हैं कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्योंकि आई का वैल्यू तो दे नहीं रखा है, लेकिन आपको पता है कि आई का वैल्यू आपको निकालने का है, ठीक है। कितना वैल्यू आया, 1.13 -1/n का वैल्यू कितना आया है, 2। n भी दे नहीं रहेगा, दिया नहीं रहेगा, आपको ऐसे डिसोसिएट करके देखना है कितने मोल प्रोड्यूस होते हैं, 1 + 1 2, तो यहाँ पे 2 -1, ठीक है। 1.13 -1/2 -1 कितना होता है, 1। तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना आता है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो और देख सकते हो। अल्फा का वैल्यू आता है 0.13, ठीक है। हाँ, बट अगर आपको परसेंटेज के टर्म्स में पूछा हो, परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वो क्या बन जाएगा, 13%, ठीक है। परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में दो, ऐसा पूछा है तो ऐसा दो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको स्टेप वाइज फॉर्म में आपको बताया। पहली चीज़ याद ये रखना, दूसरी चीज़ याद ये रखना, ये नहीं आया करते तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा, आई कभी दिया नहीं जाएगा, वो आपको निकालना है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.12 को, वो भी आपका पेज नंबर 43 पे ही है, प्रॉब्लम 2.12। प्रॉब्लम 2.12, उसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन डेटा और टू फाइंड। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते और लिखते। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 3.4 ग्राम्स ऑफ CaCl2। यहाँ पे यूनिट है ग्राम, मतलब क्या चीज़ है वो, मास। तो आपको मास दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट, मतलब ये मास ऑफ CaCl2 आपको दे रखा है। कितना वैल्यू दे रखा है, 3.4 ग्राम्स, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है वो डिज़ोल्व हो रहा है 2.5 लीटर ऑफ वॉल्यूम। लीटर किसका यूनिट होता है, सॉरी ऑफ वाटर, लीटर किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि वॉल्यूम ये है, आपको पहचानना है कि ग्राम मतलब मास होता है, लीटर मतलब वॉल्यूम होता है। तो आपको वॉल्यूम दे रखा है उसने। वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, मतलब ही आपके सॉल्यूशन का आप समझ जाओ, जो भी आपका वॉल्यूम है वो है 2.5 लीटर्स। 2.5 लीटर का ही मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 DMQ, क्योंकि लीटर ही DMQ होता है। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। अब आपको कहा गया है वेंट हॉफ फैक्टर भी आपको दे रखा है। तो वेंट हॉफ फैक्टर जो होता है ना, वेंट हॉफ फैक्टर, उसी का मतलब होता है आई, और उसका वैल्यू आपको दे रखा है 2.47, ठीक है। और आपको कहा गया है कि आप लोग कैलकुलेट करो ऑस्मोटिक प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने का है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मास को हम लोग अभी तक किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। और जब भी आपको कहीं पे भी सॉल्यूट दिख जाए, सॉल्यूट मतलब कौन सा नंबर देने का, 2, तो ये हुआ आपका W2, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। चलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखती हूँ, तो हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर का एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, जो था आपका पाई इक्वल्स टू CRT, है ना। इस पाई के जगह पे मैं N/V भी लिख सकती हूँ। देखो पाई इक्वल्स टू MRT भी लिख सकते हैं हम लोग, और इस M का ही मतलब क्या होता है, N2/V × RT, है ना। और हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा था, पाई इक्वल्स टू, ये N2 के जगह पे हम लोग W2/M2 × V
इंटू RT, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास रखा है। देखो बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया है, मैंने आपको ये स्टेप्स इसलिए बताई है कि फॉर्मूला रटना ना पड़े। आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस N2 की जगह पे W2/M2 लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अगर ध्यान से देखते हो तो आपको कैलकुलेट ये करना है। तो आपको यहाँ पे W2 दे रखा है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी दे रखा है, R भी पता है, टेम्परेचर भी पता है। टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको? टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, बट आपको M2 नहीं दिया है। इसका मतलब सबसे पहले अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो आपको M2 पता होना चाहिए। तो अब हम लोग निकालेंगे आपका M2। देखो M2 का मतलब क्या होता है? M2 का मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट आपका क्या है? CaCl2। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको मॉलिक्यूलर मास ही निकालते नहीं आता है। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मॉलिक्यूलर मास निकालते नहीं आता है, मैंने 11th स्टैंडर्ड में एक क्लास ली है, एक वीडियो है ऑलरेडी, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड के मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले निकालना सिखाया है। अगर आप वो वाला क्लास करते हो तो आपको सारी चीज़ों के मॉलिक्यूलर मास निकालते आ जाएंगे। आपको जाके सर्च मारना पड़ेगा 11th स्टैंडर्ड के लिस्ट में, वहाँ पे मैंने वो एक क्लास कर लोगे ना, हमेशा मॉलिक्यूलर मास निकालने का झंझट इस खत्म। एक बार अगर आ गया फिर टेंशन नहीं है, नहीं आएगा तो वो रटना मत पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में, देखो Ca और Cl का मॉलिक्यूलर मास दिया ही नहीं है। जिसको यही नहीं पता होगा ना वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकता, चाहे उसको फॉर्मूला अच्छे से भी क्यों ना आता हो। तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 35.5, बट क्लोरीन कितने हैं? 2, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? 71। कितना आंसर आता है इसका? 111। एक बार आप लोग देख सकते हैं इसको टैली करके, 111 आपका मॉलिक्यूलर मास आता है। चलिए अब आपके पास सारे टर्म्स है तो आप आराम से ये निकाल सकते हो। करते हैं हम लोग सॉल्व। तो पाई इक्वल्स टू, सबसे पहले W2 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 3.4 इंटू, हमेशा याद रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते वक्त R का वैल्यू हमेशा क्या रखने का है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। दूसरा वाला R का वैल्यू कभी भी मत रखना, क्योंकि वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका रीज़न क्या है? 0.02821 लीटर एटमॉस्फेयर अपॉन केल्विन मोल। यही फॉर्मूला हमेशा यूज़ करने का, R का यही वैल्यू। कब? जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का हो। ठीक है, तो 0.0821 यूनिट लिखने का ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मैंने सब सिखा दिया है प्रीवियस वाले क्लासेस में। इनको टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन। M2 अभी आपने निकाला, कितना आया? 111, 111, और V का वैल्यू कितना दे रखा है? 2.5। V का यूनिट है लीटर, इसलिए मैंने R को भी कौन से वाले टर्म्स में लिया है? लीटर के टर्म्स में। ये रीज़न था। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, और इसका वैल्यू देखो क्या आता है आपका। इसका वैल्यू आएगा 0.745। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटमॉस्फेयर। तो ये हुआ आपका ये वाला न्यूमेरिकल। ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट। यहाँ पे आपको याद ही रखना है कि ये कैसे निकालना है। ये नहीं आया तो कुछ नहीं आएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए उसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखा? सबसे पहले अगर आपको कोई भी सॉल्ट दिया जाए, कोई भी सॉल्ट, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप उस सॉल्ट को तोड़ते हो, सपोज मैंने ये लिया है आपका AB टाइप का सॉल्ट, जब मैं इस सॉल्ट को तोड़ूंगी, मतलब जब मैं इस सॉल्ट को पानी के अंदर डालूंगी, वाटर के अंदर डालूंगी, तो ये सॉल्ट कैसा होगा? डिसोसिएट होगा। मतलब ये अपने लैंग्वेज में क्या होगा? टूटेगा, है ना। कैसे टूटेगा? A+B- के फॉर्म में, है ना। A++B- के फॉर्म में ये वाली चीज़ टूटती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने ये देखा कि यहाँ पे था इसका 1 मोल, तो यहाँ पे भी 1 मोल बना और यहाँ पे भी 1 मोल बना। ठीक है, काम की चीज़ ये नहीं है। काम की चीज़ ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में पूछा जाए, आपको बहुत सारी सॉल्ट दे दिए जाए और आपको पूछा जाए कि कैलकुलेट करो कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कौन से सॉल्ट में होगा, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सबसे ज़्यादा कौन से सॉल्ट में होगा, तो आप देख के बता ही नहीं सकते। बट इसके लिए एक ट्रिक है। अगर वो ट्रिक हमें पता चल जाए तो हम लोग देख के बता सकते हैं
कि कौन से सॉल्ट का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा और कौन से सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक चाहिए। थ्योरेटिकल जिसको आ गया चलिए ठीक है, लेकिन लॉजिक जिसका काम करेगा वही इस क्वेश्चन को एकदम फास्टली, एक्यूरेटली, स्पीडली कैलकुलेट कर सकता है। देखते हैं हम लोग। हमेशा आपको याद रखना है कि अगर इफ़ जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन कौन से, आफ्टर डिसोसिएशन, जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना, आफ्टर डिसोसिएशन अगर वो सबसे ज़्यादा हाई है, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा मतलब हाईएस्ट, अगर आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन मतलब पानी में डालने के बाद, टूटने के बाद अगर सबसे ज़्यादा है, मतलब ये कैसे हाईएस्ट। दूसरी कैटेगरी है सबसे लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट मतलब सबसे कम। अगर सबसे ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि वहाँ पे जो भी आपका एलिवेशन है इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाईएस्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाईएस्ट। और सेकंड केस में आप क्या बोलोगे, ये सबसे कम है, इसलिए आप यहाँ बोलोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑकर्स और द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑकर्स। डायरेक्टली हम लोग ऑकर्स ही लिखते हैं, मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर 4-5 सॉल्ट दे दिए जाए तो हम पहचान सकते हैं अब कि सबसे ज़्यादा एलिवेशन किस में होगा और सबसे ज़्यादा फ्रीजिंग किस में होगा। तो फ्रीजिंग किस में ऑब्जर्व होगा, एलिवेशन किस में ऑब्जर्व होगा बॉइलिंग पॉइंट का, वो हम लोग देख के बता सकते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हुए हैं आफ्टर डिसोसिएशन। ये चीज़ समझ में तो अभी थोड़ी अटपटी लग रही होगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसको अप्लाई नहीं किया है। तो पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लो, फिर समझ में आएगा इस चीज़ का वैल्यू जब न्यूमेरिकल को करेंगे। चलो देखते हैं हमने न्यूमेरिकल को। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 2.13, जो कि दिया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पे। प्रॉब्लम नंबर 2.13, प्रॉब्लम 2.13। ठीक है, तो आपने इस प्रॉब्लम को जब पढ़ा तो आपने यहाँ ये देखा, आपको पूछा गया है विच सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड विच सॉल्यूशन विल हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ठीक है, आपको उसने दे रखे, उसने सॉल्यूशन क्यों बोला है यहाँ पे, किसी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस तो आएगा, यहाँ सॉल्यूशन क्यों बोला गया है। आप लोग खुद सोचो, ये सारे के सारे आपको सॉल्ट दे रखे हैं, सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्यूशन कब बनेगा, सॉल्यूट में अगर पानी मिलाया या कोई भी सॉल्वेंट मिलाया तभी तो सॉल्यूशन बनता है ना। मतलब आपने इन सब के अंदर पानी डाला, तो पानी डाला मतलब वाटर में डिजोल्व किया, तो ये सारे के सारे सॉल्ट क्या होंगे, टूटेंगे, मतलब डिसोसिएट होंगे। तभी तो डिसोसिएट होंगे ना जब पानी डालेंगे। तो पानी डालने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्यूशन, इसलिए हम लोग अभी सॉल्यूशन का आ गए हैं। ठीक है, पहली चीज़ आपको दे रखी है 0.1 मोलर KCl, दूसरी चीज़ आपको दे रखी है 0.05 मोलर NaCl, तीसरी चीज़ आपको दे रखी है 1 मोलर AlPO4 और लास्ट थिंग में आपको दे रखा है MgSO4। वो भी कितना दे रखा है आपको, MgSO4 आपको दे रखा है 0.1 मोलर MgSO4। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ेंगे इन सबको, ऐसे टूटेगा क्या, नहीं, हमेशा वो पानी के प्रेजेंस में टूटेगा। एग्जामिनर ने ऐसा नहीं बोला कि पानी डालो, उसने बोला है सॉल्यूशन, तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि पानी डाला गया तभी सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ, है ना। थोड़ा दिमाग अपना अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे है के, आप समझ जाओ, ये है ए, ये है बी, कैसे टूटेगा, के प्लस Cl माइनस, ये कैसे टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस Al3 प्लस PO4 3 माइनस Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, ऐसे टूट गया है इस तरीके से। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्लास में ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि चार्ज कैसे देते हैं इसके ऊपर में। मुझे कैसे पता चलेगा कि Na के ऊपर प्लस आ रहा है और PO4 के ऊपर 3 माइनस आ रहा है। मेरे लिए उनके पास भी एक ट्रिक है, उनके लिए भी एक ट्रिक है। देखो इधर, हमेशा आज का क्लास आप करोगे ना,
चार्ज में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। याद करो, पहला एसिड कौन सा होता है, HCl, दूसरा कौन सा होता है HNO3, तीसरा कौन सा होता है H3PO4। चलिए आप ध्यान से देखना, देखो जब आपको इससे Cl बनाना है तो आपने यहाँ से कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आता है 1-। तो चार्ज ऐसे आते हैं, सारे स्टूडेंट्स चार्ज को रट्टा मान लेते हैं कि Cl के ऊपर -1 आएगा, PO4 के ऊपर 3- आएगा। वो रट्टा कितने दिन तक याद रहेगा, याद रखना है HCl से Cl बनाना है तो Cl 1- आता है ना, इसीलिए उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा 1-। आज के बाद कभी गलती मत करना, अगर NO3 है, मुझे NO3 के ऊपर चार्ज देने का है, कितने हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को, इसलिए चार्ज कितना आएगा 1-। मुझे PO4 को चार्ज ये करने का है, PO4 को अगर मुझे बनाना है, मैंने कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया 3, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा 3-। ऐसे सारे एसिड का आप लोग अब कर सकते हो, ट्रिक पता चल गया। इसलिए PO4 के ऊपर कितना चार्ज आया 3-। ले लो H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, अगर मुझसे उससे SO4 बनाना है तो मैंने कितने हाइड्रोजन को रिमूव किया, 2 हाइड्रोजन को, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा 2-। इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आया 2-। अगर इसका चार्ज पता चल जाए तो इसका चार्ज तो हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं ना, अगर इसका -2 तो इसका क्या होगा +2, इसका -3 तो इसका क्या होगा +3, इसका -1 तो इसका क्या होगा +1। दुनिया में तो 2 ही टाइप के या 3 टाइप के चार्ज देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इसके अलावा और क्या चार्जेस है, प्लस माइनस जीरो ही है ना, एक माइनस है तो दूसरा क्या होगा प्लस, माइनस का कैसे निकालेंगे ऐसे, डन। चलो आपको यहाँ दे रखा है 0.1 मोलर, आप लोग खुद सोचो कि ये 0.1 मोलर है तो इससे भी क्या प्रोड्यूस होगा 0.1, ये 0.05 है तो इससे भी क्या प्रोड्यूस होगा 0.05, बस देख के लिखते चलो 1, 1, 0.1, 0.1। चलो कर लो इन सबका टोटल, 0.1 + 0.1 कितना होता है, यहाँ मैं लिख रही हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन कितना वैल्यू आया 0.2, कितना वैल्यू आया 0.1, कितना वैल्यू आया 2 मोल्स, लास्ट में कितना वैल्यू आया 0.2 मोल। ठीक है, अब मुझे निकालना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो याद करो मैंने अभी क्या बताया था, अगर आपको निकालना हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट केस में होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसमें सबसे ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे सबसे ज़्यादा। थोड़ी देर पहले ही वो चार्ट लिखाया था, किसमें सबसे ज़्यादा मोल्स है, इसमें। इसका मतलब इसके सामने का सॉल्ट देखो कौन सा है, AlPO4 में बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सबसे ज़्यादा। अब आपको पूछा जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे सबसे कम, सबसे छोटे, उसमें क्या होगा डिप्रेशन। सबसे छोटा मोल किसमें है 0.1, 0.1 के सामने क्या आ रहा है 0.05 मोलर NaCl। ठीक है, ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल को, स्टार्ट करते हैं। हमेशा न्यूमेरिकल को पढ़ते वक्त गिवन डेटा और टू फाइंड, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ 12th स्टैंडर्ड, जिसका नाम है प्रॉब्लम 2.14, जो भी आपके पेज नंबर 44 पे है। प्रॉब्लम 2.14, प्रॉब्लम 2.14। ठीक है, इसमें आपको गिवन डेटा लिखने का है और फिर क्या लिखने का है, टू फाइंड। चलिए आपको दिया गया है अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr। मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी मतलब क्या होता है छोटा m। ठीक है, वो आपको क्या करना है निकालने का है। आपको यहाँ पे दे रखा है कैलकुलेट, हाँ, उसके बाद आपको दिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr, KBr आपको दे रखा है। सोचो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोला है, इसका मतलब क्या होता है, एक्वस मतलब पानी, मतलब वाटर का सॉल्यूशन, मतलब उस सॉल्ट को किसके अंदर डाला होगा, पानी के अंदर, है ना, वाटर के अंदर उसको डिजोल्व किया होगा, तभी जाके उससे एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ है। हाँ ध्यान रखना, ये सेंटेंस अब भी काम में आएगा, इस सेंटेंस का मीनिंग। एग्जामिनर ने ये सेंटेंस दिया है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सिर्फ इस सेंटेंस को पढ़ लेते, हाँ सोचते कि ऐसा कुछ है,
बट कुछ स्टूडेंट से दिमाग लगा पाएंगे कि इस सेंटेंस का भी एक मीनिंग है इसके अंदर में, ठीक है। फिर आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रखा है डेल्टा टी एफ, कितना वैल्यू दे रखा है -2.95 डिग्री सेल्सियस। आपको के एफ का वैल्यू भी दे रखा है उसने, के एफ का वैल्यू दे रखा है 1.86 केल्विन kg अपॉन मोल। चलिए देखते हैं अब हम लोग, चलिए आ जाओ इधर। सबसे पहली चीज़ मैंने अभी बताया था उस सेंटेंस का काम क्या है। आपको एग्जामिनर ने दिया है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, 2 स्टेप में सॉल्व होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBR। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBR एग्जामिनर ने आपको दिया है। इसका मतलब क्या हुआ है पता है, KBR के अंदर पानी डाला गया है तो KBR क्या होगा, टूटेगा। ये चीज़ आप सोचोगे मुझे कैसे पता चलेगा KBR टूटा, तो एग्जामिनर ने जो ये सेंटेंस दिया है ना उसने आपको बताया है कि KBR टूट रहा है, बट आपको प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। अब आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है ना। चलिए इतना तो पता चल गया। अब देखो ये KBR था एक, ये KBR से कितने प्रोड्यूस हुए, K प्लस BR माइनस, एक K प्लस एक BR माइनस। अगर मुझे निकालना हो आगे, मुझे यहाँ कहा गया है मोलालिटी, तो आपको तो पता होता है कि डेल्टा TF का मतलब KF इंटू M होता है और स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं I। अगर मुझे निकालना है मोलालिटी तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन I इंटू KF। आप क्वेश्चन में चेक करो, क्वेश्चन में आपको डेल्टा TF तो दे रखा है, KF भी दे रखा है, आपको मोलालिटी निकालना है, बट क्या क्वेश्चन में I दिया है, क्वेश्चन में आपको I तो दिया नहीं है। तो ऐसे आपको प्रेडिक्ट करना है, अपना फॉर्मूला लगाओ, वहाँ देखो कि मुझे क्या क्या नहीं दिया है, तो पहले मुझे वो निकालना पड़ेगा तभी जाके तो मैं ये निकाल पाऊंगी, है ना। ऐसे आपको देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मुझे याद करना है कि पहले इस क्वेश्चन में पहले ये निकाला जाएगा फिर ये रट्टा नहीं मारने का। फॉर्मूला देखो ये नहीं दिया है, ये नहीं निकालो तो ये नहीं निकलेगा, मतलब पहले क्या निकालने का, ये। चलो देखो कैसे निकालेंगे। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है, ये भी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन इनिशियल मोल। याद करो प्रीवियस वाले क्लास में ये भी डिस्कस हुआ था, अपॉन इनिशियल मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 1 + 1। इनिशियल मोल मतलब स्टार्टिंग के मोल कितने थे, 1, तो 2/1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पे आपका आई का वैल्यू कितना निकल करके आया, 2। चलिए अब आपको आई भी मिल गया। अब कोई भी बच्चा कर सकता है इसको सॉल्व। डेल्टा TF का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक और बात काम की चीज़ ये है, यहाँ पे भी आपको नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव मत लेना। क्या करोगे, अपने आप पॉजिटिव नहीं बनता है, जादू नहीं होता है। क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 2.95 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ऐसे ये प्लस निकल करके आता है। ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी को भी प्लस बना दिया, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेल्टा TF का वैल्यू कितना दे रखा है, +2.95 अपॉन आई आपने निकाल लिया है 2 और KF 1.86। अब आप लोग निकाल सकते हो। ऐसा मत सोचना कि एग्जामिनर ने तो आई का वैल्यू नहीं दिया है तो मैं कैसे करूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, ऐसा नहीं। एग्जामिनर वांट कि आप ये फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करें। कैसे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब टूटेगा। इसका वैल्यू देखो कितना आता है, इसका वैल्यू आएगा 0.793। मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। चलिए यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि ये वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आई हैव डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल्स। मैंने काफ़ी मेहनत की है न्यूमेरिकल्स को सबसे ईजियर फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है, हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट लेक्चर्स को बनाने के लिए। हाँ, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर, इट्स माई रिक्वेस्ट, थैंक यू।